मेरा नाम आकाश है। एक औरत अपने अमीर होने पर बहुत घमंड करती थी। उसके घर में जो नौकर मौजूद थे, वो उन पर जुल्म करती थी और उन्हें भूखा रखती थी। एक दिन उसने अपने घर में काम करने वाली छोटी मासूम नौकरानी बच्चियों को गर्म चिमटे से दागने की कोशिश की, तो बच्ची ने चीख कर खिड़की का शीशा तोड़ दिया। शोर की आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। उस मालकिन ने पुलिस वालों को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उस बच्ची के बाजू पर मौजूद बर्थ मार्क देखा, तो मेरी आंखों में अचानक आंसू आ गए और मैं पुराने समय की गहराइयों में चला गया। मुझे अब समझ आ रहा था कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। मैंने इसे अपने गले से लगा लिया था और इस मालकिन के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। वहाँ मौजूद हर पुलिसकर्मी मुझे हैरानी से देख रहा था। सबकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर मैंने इस औरत को थप्पड़ क्यों मारा और इस बच्ची से मेरा क्या संबंध है। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी माय वाइफ। ओह थैंक यू आकाश, मैं बहुत ही खुश हूँ। आज बड़ी मुश्किल से समय निकालकर मैंने अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी थी, शादी की 5वीं सालगिरह। आज का दिन मेरे लिए खुशी का दिन भी था और दुख का दिन भी। मेरी पत्नी सुप्रिया हर साल मुझसे शिकायत करती थी कि तुम हमारी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। जो हुआ उसे भूल जाओ और इस बात को काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। मैं उसकी बात सुनकर उसके शब्दों को नज़रअंदाज कर देता था। उसे क्या पता था कि मेरे दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखा हुआ था। फिलहाल अपनी पत्नी की खुशी भी मेरे लिए ज़रूरी थी। मैंने अपने ठंडे दिमाग से सोचा था कि आखिर हम कब तक किसी के जाने का गम मनाते रहेंगे। जो लोग इस दुनिया में हैं, आपके साथ हैं, हमें उनकी खुशियों का भी ख्याल रखना चाहिए। घर सजा हुआ था, फूलों की खुशबू महक रही थी। मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं अंदर से उदास था। आज मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसे सरप्राइजेज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब से मेरी शादी हुई थी, मैंने उसे कोई भी सरप्राइज़ नहीं दिया था। मैंने अपनी पत्नी को डिनर पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी मेरे पास एक बहुत ही अहम केस आ गया था, जिसके लिए मुझे जाना बहुत ज़रूरी था। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, अपनी पत्नी सुप्रिया के साथ एक मामूली सा जीवन गुजार रहा हूँ। मेरे माता-पिता इस दुनिया से लगभग 10 साल पहले जा चुके हैं। मेरी छोटी बहन भी थी जिसका नाम काम्या था। उसकी शादी काफ़ी समय पहले हो गई थी। वो हमारे घर बहुत ही कमी से आया करती थी। ऐसा नहीं था कि उसकी हमारे साथ कोई नाराज़गी हो, बस उसकी अपनी मर्ज़ी थी। वो अपनी ससुराल में खुश थी या नहीं थी, ये भी मैं नहीं जानता था, क्योंकि मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करता था, वो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं देती थी। पता नहीं मेरी बहन को क्या हो गया था। हम दोनों भाई-बहन का रिश्ता बचपन से ही बहुत गहरा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। जो चीज़ मुझे चाहिए होती, वही चीज़ मेरी बहन को भी चाहिए होती थी, तो मैं अपनी ही चीज़ अपनी बहन को दे देता। मैंने हमेशा उसकी खुशियों को सबसे आगे रखा। वो भी ऐसी ही थी, हर तरह से मेरा ख़्याल रखने की कोशिश करती थी। मम्मी-पापा के जाने के बाद पूरे 3 साल तक उसने हमारे घर को अच्छी तरह से सँभाल लिया था। मैंने जल्द ही कम उम्र में उसकी शादी कर दी और वो अपनी ससुराल में बहुत खुश थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, आई एम सॉरी सुप्रिया, तुम जानती हो कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहले मेरी ड्यूटी है। मैं क्या करूं? मेरे पास कॉल आ गई है। मेरी पत्नी कहने लगी कि आप 2 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकते? 2 घंटे मेरे पास रुक जाइए, खाना खाने के बाद चले जाना। आपको पता है ना कि हमारी एनिवर्सरी है आज, कितना स्पेशल दिन है। आपने तो मुझसे वादा किया था कि आज का सारा दिन आप मेरे साथ बिताएंगे, लेकिन आप अभी भी वादा खिलाफी करके जा रहे हैं। मैंने कहा, सुप्रिया, पुलिस वालों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। उनके लिए कोई त्योहार, कोई फंक्शन मायने नहीं रखता। सबसे पहले उनकी ड्यूटी ज़रूरी होती है। मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वो नाराज़ नहीं हुई और उसने खुशी-खुशी मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैंने अपने ड्राइवर को बोल दिया था कि वो उसे सेफली घर ड्रॉप कर दे। मैं अभी अपनी गाड़ी में बैठा ही था जब मेरा मोबाइल फिर से बज उठा था। फ़ोन कॉल थाने से थी। सर, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। हम लोग काफ़ी समय से आपका वेट कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं बस 5 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तुम लोग तो मौके पर पहुँच चुके हो ना? उन्होंने कहा कि जी जी सर, हम यहाँ आ गए हैं और तफ्तीश भी शुरू कर दी है। बस आप ही का इंतज़ार है। हवलदार ने बताया कि मैं टीम लेकर यहाँ पहुँच चुका हूँ। दरअसल एक घरेलू प्रॉब्लम है। एक औरत ने अपने घर की नौकरानी, जिसकी उम्र लगभग 12 साल है,
उस पर अत्याचार किया है और अब वो घायल है। मोहल्ले वालों ने बच्ची को बचा लिया है, मगर मोहल्ले वाले चाहते हैं कि इस औरत को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। हमें पता लगा है कि ये औरत बहुत अमीर है और किसी बड़े ऑफिसर की पत्नी भी है। अब आप हुक्म दीजिए कि हमें क्या करना है। मैंने कहा, किस ऑफिसर की पत्नी है? थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालो और वहाँ टीम से कहो कि अलर्ट रहे, क्योंकि पब्लिक ने बुलाया है। मुझे लोकेशन भेजो, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। दरअसल आज मैंने छुट्टी ली थी और मैं अपनी पत्नी के साथ डिनर पर गया हुआ था। वहाँ से निकलते निकलते मुझे देर हो गई। मैंने सोचा कि आज का केस तुम लोग हैंडल कर लोगे, मगर तुम लोग भी मेरे बिना कोई काम नहीं करते। हवलदार हिचकिचाया और कहने लगा, माफ़ कीजिएगा सर, केस ही ऐसा आ गया है कि आपका होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने कॉल काट दी थी। अब मेरा ध्यान पूरी तरह से इस केस पर था। जब भी इस तरह का कोई केस आता था, यकीनन औरतें किसी बड़े ऑफिसर की पत्नी होती थी या फिर किसी बिजनेसमैन की। हमारे वहाँ पर पहुँचने का कोई फ़ायदा नहीं होता था। पहले ही ऊपर से ऑर्डर जारी कर दिए जाते थे और मजबूरन हमें उन लेडीज़ को छोड़ना पड़ जाता था। अभी मैं यही सोच रहा था जब मेरे मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया था। मैंने व्हाट्सएप खोल कर देखा तो लोकेशन एक बड़े इलाके का था। मैं एक सेकंड में ही समझ गया था कि आज भी बात नहीं बन पाएगी और हमारा जाना फिजूल ठहरेगा। मुझे उन बच्चियों पर बहुत अफसोस होता था जो ऐसे जुल्म का निशाना बनती थीं। मैं जल्द से जल्द लोकेशन पर पहुंचा था और इस बड़े इलाके में दाखिल हो गया था। अभी मैं कॉल करके अपने ऑफिसर्स से इस जगह के बारे में पूछता, जब मुझे गाड़ियां सामने खड़ी हुई नजर आ गई थी। मैंने जल्दी से गाड़ी उधर की तरफ बढ़ाई थी और दरवाजे के पास जाकर रोक दी थी। मैं गाड़ी से उतरा था और घर के अंदर की तरफ बढ़ रहा था। घर के अंदर मोहल्ले के लोग और पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए थे। मुझे देखते ही एक हवलदार जल्दी से मेरे करीब आ गया था और उसने सैल्यूट किया। मैंने गर्दन हिलाई और हालात का जायजा लेने लगा था। वो हवलदार कहने लगा कि सर, ये किसी बड़े ऑफिसर की पत्नी है, बार बार धौंस जमा रही है, बहुत ही बदतमीज औरत है, बात करने के लिए तैयार ही नहीं है और हमारे साथ भी काफी बदतमीजी कर रही है। हम लेडी पुलिस ऑफिसर्स भी अपने साथ लाए हैं। अब आप हमें परमिशन दीजिए, आप बात करेंगे या फिर इस औरत को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसकी हरकतें तो गिरफ्तार होने वाली ही हैं। मैंने ये बात सुनकर कुछ देर खामोशी बरकरार रखी थी। काफी सारे लोग मुझे ही देख रहे थे। मैं सोच कर बोला, फिलहाल तो इसको अरेस्ट नहीं करते हैं, मुझे इससे बात करनी है। मेरी इससे बात करवाओ। अगर ये किसी अधिकारी की पत्नी है तो हमारे लिए परेशानी की वजह बन सकती है। बेवजह हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम जानते हो कि अमीर लोग पैसा खिलाकर ऊपर से हमें फ़ोन करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ड्यूटी खतरे में पड़ जाती है। फिर हमें वही करना पड़ता है जैसा हमसे कहा जाता है। मैं एक बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। मैं अपना काम ईमानदारी से करना पसंद करता था, मगर मैं भी ऐसे घटिया लोगों के हाथों कभी कभी मजबूर हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद मैं हमेशा दिमाग से काम लेना पसंद करता था। हवलदार भीड़ को चीरते हुए मुझे बीच में ले आया था, जहां वो औरत गर्दन अकड़ाकर खड़ी हुई थी और उसके बराबर में एक 12 साल की मासूम बच्ची भी मौजूद थी, जिसका चेहरा बहुत मासूम था और सर झुका हुआ था। उसका चेहरा मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा दिल इस बच्ची को देखकर थोड़ा अजीब सा हुआ था। एक अजीब सा खिंचाव था या फिर कुछ और। मैंने इस औरत पर नजर गाड़ी तो मेरा दिल चाहा कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी भरी मुस्कुराहट थी। इतना सब करने के बाद रत्ती भर भी उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरे करीब आई थी और नोटों से भरा हुआ एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगी, आप सारे पुलिस वाले आपस में बांट लेना, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक छोटा सा इनाम है। उम्मीद करूंगी कि आप लोग यहाँ जिस तरह से आए हैं उसी तरह से वापस लौट जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग एक लम्हे के लिए घूम गया था। मैंने कई ऐसे मौके पर पैसे लिए हैं, मगर आज न जाने क्यों मेरा खून खौल चुका था और मैंने बिना सोचे समझे इस औरत से पैसे छीने थे और उसके मुंह पर जोर से मार दिए थे। उस औरत की रंगत एकदम से बदल गई थी। ऐसा लगता था जैसे शरीर का खून निचड़कर चेहरे पर आ गया हो। मैं उसको देखते हुए बोला कि हर पुलिस वाला बिकाऊ नहीं होता मैडम। आज के बाद अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो सबसे पहले तुम्हें रिश्वत के केस में अंदर डालूंगा। तुम क्या समझती हो कि मासूम बच्ची पर जुल्म करोगी और तुमसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं होगा? अगर इस बच्चे के शरीर पर मुझे एक भी निशान मिला तो याद रखना,
तुम्हारी खैर नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर मैं उस बच्ची की तरफ बढ़ा था। मैं इस बात से अनजान था कि जिसे मैं एक मामूली नौकरानी समझ रहा हूँ, वो कोई मामूली नौकरानी नहीं है। मैं उसके करीब गया। करीब जाते ही मैंने उस बच्ची का बाजू पकड़ लिया था और उसे देखते हुए बोला, बेटा, बताओ ये औरत आपके साथ क्या करती थी? क्या किया है इसने आपके साथ? कहाँ चोट पहुँचाई है इसने आपको? या फिर कोई और बात है? क्या यहाँ मौजूद सब लोग झूठ बोल रहे हैं? मेरी बात सुनकर भी इस बच्चे ने अपना सर ऊपर नहीं उठाया था। उसकी खामोशी मुझे अजीब लगी थी। इस बार मैंने अपनी लेडी पुलिस ऑफिसर्स को आगे बुलाया था और इशारे से हुक्म दिया था कि इस बच्ची के बाजू से कपड़ा हटाओ और देखो कि वहाँ कोई निशान है या नहीं। जबकि वो लेडी ऑफिसर अपने काम में लगी हुई थी, मेरी नज़र अभी उस बच्ची पर ही थी। लेकिन जैसे ही अगले लम्हे पुलिस ऑफिसर ने उसके बाजू से कपड़ा हटाया, तो वहाँ मौजूद हर इंसान ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए थे, क्योंकि इस मासूम बच्ची के बाजू पर कई जगह पर कट के निशान मौजूद थे। कई जगहों पर नील के निशान थे और कई जगह तो ऐसी थी जहाँ पुराने जख्म भरे ही नहीं थे। सबकी नज़रें उन निशानों पर थीं, लेकिन मेरी नज़र कहीं और थी। मेरी नज़र उस जगह थी जहाँ बर्थ मार्क था। ऐसा लगता था जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी हो, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई हो। मेरी सोच विचार में भी नहीं था कि आज मेरे सामने वो चमत्कार हो जाएगा जिसकी उम्मीद मैं पिछले कई सालों पहले छोड़ चुका था। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और खुद ही इस बच्ची के करीब आ गए थे, जो सर झुकाकर रो रही थी। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा और इस बच्चे के बाजू पर मौजूद निशान को अपने हाथ के निशान से मिलाया। ये हूबहू बिल्कुल मेरे बर्थमार्क जैसा था। ऐसा ही पैदाइश से निशान मेरी बहन के हाथ पर भी मौजूद था। जब मेरी बहन की बेटी हुई थी, तो उसके हाथ पर भी यही निशान था। हम दोनों भाई बहन तब बहुत खुश हुए थे कि जिस तरह का बर्थमार्क हमारे बाजू पर मौजूद है, उसी तरह का बर्थमार्क मेरी भांजी के हाथ पर भी मौजूद था। इससे हमारा रिश्ता और भी गहरा हो गया था। मेरी भांजी की शक्ल भी मेरी बहन के जैसे ही थी और आज मेरी आंखों के सामने जो बच्ची मौजूद थी, उसका चेहरा मेरी बहन के चेहरे से बहुत ज़्यादा मिल रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं घुटनों के बल बैठ गया और मैंने उस बच्ची की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थाम लिया था। लेडी पुलिस ऑफिसर ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। वहाँ काफ़ी भीड़ मौजूद थी। इस तरह एक मेल ऑफिसर किसी भी मासूम बच्ची का हाथ नहीं पकड़ सकता, लेकिन मेरे अंदाज पर लेडी पुलिस ऑफिसर खामोश हो गई थी। मैंने अब ध्यान से उस बच्ची का बर्थमार्क देखा था, मतलब ये भी कि इसका पैदाइशी निशान था, और फिर अगले ही लम्हे मैंने उसके झुके हुए सर को उठाया था। मेरी नज़र जैसे ही उसकी झुकी हुई नज़रों से टकराई थी, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। उसे भी एक लम्हा लगा था मुझे पहचानने में, और अगले ही लम्हे में उसको एक ही झटके में गले लगा चुका था। मैं फूट फूट कर रोने लगा था। 5 साल के बाद इस तरह वो मेरे सामने आएगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी हालत इतनी बेजान हो रही थी कि पुलिस के साथ साथ पब्लिक भी आगे आना शुरू हो गई थी। सबको समझ आ गया था कि हमारे बीच ज़रूर कोई रिश्ता है। कुछ लम्हे बाद मैं उससे अलग हुआ था। जैसे ही मेरी नज़र अब उसके निशान पर गई, मेरा दिमाग घूमना शुरू हो गया था। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ था और बिना सोचे समझे उस अमीर औरत के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था, जो शैतानी मुस्कुराहट सजाकर अभी भी वहाँ खड़ी हुई थी। मेरे थप्पड़ मारने की देर थी कि वो 2 कदम पीछे हुई थी। मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भांजी पर हाथ उठाने की? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम समझती हो कि तुम मासूम बच्चों के साथ ऐसा जुल्म करोगी और तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। ये कहने की देर थी कि उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मेरी भांजी हो सकती है। वहां मौजूद हर इंसान ही हैरान नजरों से मुझे देख रहा था। सबको ही पता था कि 5 साल पहले मेरी बहन की बेटी गुमशुदा हो गई थी, जिसे मैं काफ़ी समय से तलाश कर रहा था। लेकिन अब इतना समय गुजर जाने के बाद फाइनली मैं हार मान चुका था, और आज इस तरह वो एक नौकरानी की हालत में मुझे यहाँ मिलेगी, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने जल्दी से इस औरत को धकेल कर लेडी पुलिस ऑफिसर की तरफ किया था और सख्ती से ऑर्डर जारी किए थे कि इसके हाथों में हथकड़ी पहनाओ और इसे घसीटते हुए गाड़ी तक लेकर जाओ। ये समझती क्या है अपने आप को? एक मासूम बच्ची पर हाथ उठाकर उसको जलील करके और ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को पैसे देकर खरीद लेगी। आज इसकी खैर नहीं है। अगर इसके घर में कोई नौकरानी काम कर रही है, तो ये उन पर जुल्म करेगी।
ये भी इंसान है और वो भी इंसान है। मैं इसको मतलब बताऊंगा कि आखिर नौकरों के साथ किस तरह का व्यवहार रखा जाता है। इतना कहकर मैंने अब उस मासूम फूल को देखा था जो आंखों पर हाथ रखकर रो रही थी। शायद उसको भी यकीन नहीं था कि इस तरह हमारा सामना हो जाएगा। जब वो छोटी थी तब मैंने उसे अपने हाथों में खिलाया था। मैं जब भी अपनी बहन के घर जाता था उसके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर जाता था। मेरी भांजी का नाम श्रिया था। हम सब उसे बहुत प्यार करते थे। मैं एक बार फिर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया था और भीगी हुई आंखों से उसके बाजू को थाम कर इस बात को यकीन कर रहा था कि वो जिंदा सलामत है। वरना जब से वो गायब हुई थी तो हम सबको यही लगता था कि वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसको गायब हुए पूरे 5 साल हो गए थे। मैंने एक बार फिर से उसे अपने गले लगा लिया था और फूट फूट कर रोने लगा था। 5 साल बाद एक ऐसा इंसान आपके सामने आ जाए जिससे मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी हो, ये एहसास सिर्फ वही इंसान जानता है जिसने किसी को खोया हो। मैंने उसके दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोला, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? मेरी बहन भी उसके गम में आधी हो गई थी। जिस दिन से वो गायब हुई थी उसी दिन से मेरी बहन एक जिंदा लाश बनकर जी रही थी। मैंने कहा, बेटा, मैंने और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की थी। क्या तुम्हें तुम्हें याद नहीं आया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसका चेहरा देख रहा था कि वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उसको किसी डर ने घेर रखा था। मैंने उसको मजबूती से थाम लिया था और उसे देखते हुए बोला, तुम्हें फिक्र करने की अब ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसने तुम्हारा ये हाल किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और तुम अब घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास ले चलता हूँ। वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और मुझे सब बताओ कि इन 5 सालों में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं अब नरमी से थोड़ा सख्ती पर आ गया था, क्योंकि मेरी भांजी का चेहरा बता रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रही है। मेरे इतना कहने की देर थी कि अचानक उसने मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया था और सर इनकार में हिलाकर कदम पीछे लेने लगी थी। उसकी इस हरकत पर मैं हैरान हो गया था। भला ये क्या अंदाज है? मैं कुछ कहता इससे पहले ही उसने भीड़ को चीरना शुरू कर दिया था और बुरी तरह भागना शुरू हो गई थी, जबकि मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भागा था। वो किसी डर के असर में थी, तभी इस तरह की हरकत कर रही थी और उसी डर को मुझे काबू में करना था। मैं जानता था इतनी आसानी से वो अपना बीता हुआ समय भूलकर मेरे साथ नहीं जाएगी। मुझे उस जड़ तक पहुंचना था जहां से ये सब तमाशा शुरू हुआ था। वो एक सीधी गली में भागती जा रही थी। मेरे साथ दो हवलदार भी भाग रहे थे। एक हवलदार ने रास्ता बदल दिया था ताकि वो सामने से उसका रास्ता रोक पाए, जबकि मैंने उसका पीछा ही किया था। मैंने रास्ता बदला नहीं था। मुझे एक बात का डर था, अगर ये मेरी नज़रों से ओझल हुई और मैं इस तक नहीं पहुंच पाया, तब मैं क्या करूंगा? 5 साल मैंने उसको ढूंढने में निकाल दिए थे और मेरी बहन अपनी बेटी की याद में अभी भी तड़प रही थी। बाकी की जिंदगी में और मेरी बहन दुख के साथ नहीं गुजारना चाहते थे। जो दूसरा हवलदार दूसरे रास्ते से गया था, उसके इस आइडिया ने काम दिखाया था। उसने सामने से आकर मेरी भांजी का रास्ता रोक लिया था। मैंने जल्दी से उसके बाजू को थाम लिया था। अचानक ही वो दर्द से तड़प रही थी। मैंने उसके जख्म पर हाथ रखा था। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया था और उसको देखते हुए बोला, बेटी, क्या तुम पागल हो चुकी हो? इस तरह क्यों कर रही हो? देखो, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर चलूंगा। वो तुम्हें बहुत याद करती है। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, सब तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं। तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मामा पुलिस ऑफिसर हैं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम अब मेरे पास आ गई हो। तुम बिल्कुल सेफ हो। वो अभी भी सर हिलाकर इनकार कर रही थी और धीमी आवाज़ में बोली, मैं आपको नहीं जानती। मुझे घर जाना है। आप कौन हो? मालकिन ने मुझे कुछ नहीं किया। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। मुझे जाने दो और मालकिन को भी छोड़ देना। मैंने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया था। मेरे दोनों हवलदार मुझे इशारे से मना कर रहे थे कि सर छोड़ना नहीं है। मैं उसे देखते हुए बर्दाश्त करते हुए अंदाज में बोला था, खामोश रहो। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। एक लम्हे में तुम्हारी जुबान खींच लूंगा और भूल जाऊंगा कि तुम मेरी भांजी हो। तुम्हारी माँ का तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर और तुम्हारी याद में रो रो कर बुरा हाल हो गया और मैं उस दिन से सुकून में नहीं बैठा हूँ जिस दिन से तुम गायब हुई थी। तुम्हें याद है, जिस दिन मेरी शादी थी तुम अपनी दादी के साथ बाजार गई थी सामान खरीदने के लिए और वहीं से तुम लापता हो गई। मैंने जब उससे गुस्से से बात की तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। ज़रूर वो किसी बहुत बड़े दर्द से गुजर रही थी और अभी भी किसी दर्द में मौजूद थी।
मैं उसका हाथ थामकर अब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। वो रो रही थी और धीमी आवाज में मुझे रुकने का बोल रही थी। बार बार वो पीछे की तरफ देख रही थी, जबकि मैं नहीं रुका था। मैं गाड़ी के नजदीक आया था और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ रवाना हो गया था। साथ में हवलदारों को भी हुक्म जारी किया था कि किसी भी कीमत पर उस औरत को रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। जब तक मैं नहीं आ जाता, उसको बेल नहीं मिलेगी। वो समझती क्या है? मासूम बच्चों के साथ ऐसे जुल्म करके खुद आज़ादी से घूमेगी। जब तक मैं उसको सज़ा नहीं दिलवाऊंगा, उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं करूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसने मेरी भांजी के साथ जुल्म किया है, उसको ऐसी कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं श्रिया को लेकर सबसे पहले अपने घर आ गया था। सुप्रिया भी उसे देखकर हैरान रह गई थी। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल थे और वो बार बार फटी फटी नजरों से श्रेया की तरफ देख रही थी और कहने लगी, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये आपको कहाँ मिल गई? भले ही श्रेया 5 सालों के बाद काफी चेंज हो गई थी, बड़ी हो गई थी, लेकिन वो मेरी बहन की परछाई थी, उसकी बेटी थी। उसका चेहरा मेरी आंखों में समाया हुआ था, तो फिर हमारे लिए उसको पहचानना बहुत आसान था। और तो और वो बर्थ मार्क, वो उसके बाजू पर जो निशान, जो सिर्फ मेरी बहन के और मेरी भांजी के बाजू पर है और बिल्कुल एक जैसे निशान है। मैं ये सोचकर खुश हो रहा था कि जब मेरी बहन को इस बारे में पता चलेगा कि उसकी बेटी सही सलामत मिल गई है, तो उसकी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं होंगे। लेकिन मैं अभी अपनी बहन को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने सोच लिया था कि पहले मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा कि आखिर श्रिया इतने सालों तक कहाँ थी, वो उस औरत तक कैसे पहुंची और वो आखिर कहाँ से गायब हुई थी। सुप्रिया को तो मैंने सब कुछ बता दिया था और कहा था कि तुम श्रेया का ख्याल रखो और इस बारे में काम्या को कुछ नहीं बताना। मेरी पत्नी ने मेरी बात तसल्ली से सुनी थी और श्रेया को कपड़े चेंज करवाकर अपने हाथों से खाना खिलाया था। वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। शायद ये सब इसलिए था क्योंकि उसके अपने पास बच्चे नहीं थे। घर आने के बाद श्रेया बहुत डर रही थी। सुप्रिया ने मुझसे पूछा था कि ये इतना क्यों डर रही है, तो मैंने उसे रुकने को बोला था और श्रेया की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ है श्रेया, तुम हमसे इतना क्यों डर रही हो? उसने सर इनकार में हिलाया था। मैंने बिना कुछ कहे उसके सर पर हाथ फेरा था और सुप्रिया की तरफ देखते हुए बोला कि अभी रुक जाओ, इसके दिमाग की कंडीशन ठीक नहीं है। मेरी पत्नी खामोश हो गई थी। मैं श्रेया को लेकर सोफे पर बैठ गया था और उसे देखते हुए बोला, चॉकलेट खाओगी? पता है, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आया करता था। मैं जानता हूँ तुम्हें टॉफ़ी चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने सर हाँ में हिला दिया था। वो बोलने से परहेज कर रही थी। ये मेरी भांजी थी जो एक लम्हा खामोश नहीं रहती थी और आज मैं उसकी आवाज़ सुनने को तरस गया था। सुप्रिया जल्दी से किचन में चली गई और फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर लाई। मैं अपनी भांजी को ध्यान से देखने लगा था। उसके चेहरे का रंग काफ़ी बदल चुका था। वो लंबी हो गई थी। इन 5 सालों में वो काफ़ी बदल गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मेरी बहन जैसी परछाई मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ चूम लिया था। वो मेरे सीने से लगकर बैठ गई थी। शायद वो सिर्फ मुझ पर भरोसा कर रही थी। थोड़ी देर के बाद ही उसने चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। वो चॉकलेट खाकर काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक रुक गई। फिर कहने लगी कि क्या इसमें कुछ मिला हुआ है? मैंने हैरानी से उसकी शक्ल देखी थी और कहा, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने अपने जज्बात पर काबू पा लिया था। 5 साल से हमने उसे देखा तक नहीं था। न जाने वो किन हालात से गुजर रही थी। मैंने आगे बढ़कर चॉकलेट उसके हाथ से लिया और खुद खाया था और उसे देखते हुए बोला कि अब खा लो, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो आगे हुई थी और चॉकलेट मेरे हाथ से लेकर खाने लगी थी। शायद इन 5 सालों में उसकी आदत बहुत बदल गई थी। वो चॉकलेट को ऐसे बिलख बिलख कर खा रही थी जैसे वो इसके लिए बहुत तरसी हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। न जाने वो कैसी तकलीफें बर्दाश्त करके आई थी। चॉकलेट खाने के बाद उसने पानी पिया था और अपना चेहरा साफ करके एक बार फिर से मेरे करीब हो गई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मम्मी पापा और दादी सब लोगों को यहाँ बुला लेता हूँ। सब लोग तुम्हें देखकर कितना खुश हो जाएंगे। उन लोगों को तो शायद अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं होगा। मेरी बात सुनकर उसने मजबूती से मुझे पकड़ लिया था। मैंने हैरान होकर उसको देखा था कि अचानक वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो मुझे बेचैन नज़रों से देखने लगी थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही उसकी आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे कहीं और जाना है, मुझे यहाँ से निकाल दो। मैंने हैरानी से उसकी बात सुनी थी।
सुप्रिया भी श्रेया को हैरानी से देख रही थी। मैं उसके करीब झुका हुआ था और उसे देखते हुए बोला, वो तुम्हारी मामी है, वही मामी जिनकी शादी के कपड़े खरीदने के लिए तुम अपनी दादी के साथ बाजार गई थी। तुम्हें याद है ना? आखिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें अपनी मम्मी से, पापा से और दादी से नहीं मिलना है क्या? इस सवाल पर वो सर इनकार में हिलाकर बोली, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे कहीं और भेज दो। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। न जाने क्यों मुझे शक हो रहा था कि मेरी भांजी को गायब करने में या तो मेरी बहन के पति का हाथ था या फिर उसकी सास का, लेकिन मैं ये सब बिना किसी सबूत के नहीं कह सकता था। अब मुझे अगला कदम ये उठाना था कि मुझे अपनी बहन को बताना था कि उसकी बेटी मुझे मिल गई है। मैंने अपनी पत्नी को ड्राइवर के साथ उसके घर भेज दिया और उसे अपने घर बुलाया, क्योंकि काम्या मुझसे नहीं मिलती थी। कई कई दिन गुजर जाते थे। मेरी पत्नी जब उसके घर गई और उसे ये कहकर हमारे घर लेकर आई कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता था कि मेरी तबीयत का सुनकर वो भागी भागी आएगी। मैंने श्रेया को कमरे में भेज दिया था। जब काम्या घर आई तो उसकी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। वो मेरे लिए फिक्रमंद थी और जल्दी से आकर मेरे गले से लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है काम्या? अपना घर भूल गई हो, अपने भाई को भूल गई हो? वो मुझसे अलग हुई और बोली, भैया कैसे हो आप? आपकी तो तबीयत खराब हो रही थी ना? मैंने कहा, ये तुम्हें यहाँ बुलाने का तरीका था, तुम कभी यहाँ आती ही नहीं हो। वो रोते हुए अंदाज में बोली, भैया मुझे अपनी बेटी बहुत याद आती है। वो आपकी शादी का दिन था जिस दिन मेरी बेटी गायब हुई थी। मुझे हर दिन उसकी याद सताती है। आपकी भी याद आती है, लेकिन मेरे पति मुझे यहाँ आने नहीं देते। कहते हैं कि वहाँ मत जाओ वरना पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। मैंने उसके दोनों गालों पर हाथ रखा और कहा, तुम अपनी ससुराल में खुश तो हो ना? उसने कहा कि जी भैया मैं खुश हूँ, वहाँ पर सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं अपनी बहन से ये कहने में झिझक रहा था कि उसकी बेटी के गायब होने में मुझे उसके पति और उसकी सास पर शक है। मेरी बहन अपने ससुराल वालों पर बड़ा भरोसा करती थी। मैंने उसे पहले उसकी बेटी से मिलाने का फैसला किया था। मैंने सुप्रिया की तरफ देखकर इशारा किया कि वो कमरे से श्रेया को लेकर आ जाए। वो मेरा इशारा समझ गई थी और धीमे धीमे कदमों से कमरे की तरफ बढ़ गई जहां पर श्रेया बैठी हुई थी। वो श्रेया को लेकर आई। जैसे ही काम्या की नज़र श्रेया पर पड़ी तो वो एकदम से खामोश हो गई और लगातार बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखती रही। श्रेया अभी भी डर रही थी और सुप्रिया पीछे हो गई। काम्या धीमे धीमे कदमों से चलती हुई उसकी तरफ गई और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, भैया भैया क्या जो मैं देख रही हूँ वो सच है? मैं भी उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि हाँ, ये मुझे मिली और मैं इसे यहाँ ले आया। ये सुनकर काम्या की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो घुटनों के बल बैठ गई। उसने जैसे ही श्रेया की तरफ हाथ बढ़ाया, श्रेया घबराकर पीछे हो गई। काम्या ने कहा कि बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बेटी तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गईं। उसने एक ही झटके से उसे गले लगा लिया और फिर वो उसके गले से लगकर बुरी तरह से रोने लगी। उसकी नज़र जैसे ही श्रेया के बाजू पर गई तो वो समझ गई थी कि ये मेरी ही बेटी है, लेकिन साथ ही उसने उसके हाथों पर मौजूद वो जख्म भी देखे थे जो उस औरत ने दिए थे। उसने ढेर सारे सवाल करने शुरू कर दिए। ये सब कैसे हुआ? तुम कहाँ चली गई थी? ये जख्म तुम्हारे हाथ पर कैसे आए? उसके सवालों से श्रेया घबरा रही थी। कई सालों से वो अपनों से डर रही थी, इसलिए अब एकदम तो वो किसी को भी ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। उसे समझने का थोड़ा समय चाहिए था। मैंने काम्या से कहा, काम्या रोना बंद करो और ये देखो कि तुम्हारी बेटी सही सलामत है। वो तो बार बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी और कह रही थी कि भैया मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं अपनी बेटी को पाकर कितनी खुश हुई हूँ। बस अब मुझे पता लगाना है कि इसके साथ क्या हुआ था और इसे उस दलदल में किसने पहुंचाया था। तुम जब तक यहीं रहो अपनी बेटी के पास, मैं सारी सच्चाई का पता लगाकर ही रहूंगा और उन जालिमों को सज़ा दिलवाकर रहूंगा। इतना कहकर मैं घर से निकल गया था। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर उस औरत के बारे में पूछा था। मेरे साथी इंस्पेक्टर ने परेशानी से बताया कि सर, ये औरत काफ़ी ऊपर से संबंध रखती है। ऊपर से फ़ोन आना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने अभी तक किसी भी एक फ़ोन को रिसीव नहीं किया। आपका ही इंतज़ार किया जा रहा था। जबकि मैं सिर्फ इतना बोला था, वो औरत अभी इस समय कहाँ पर है? लेडी पुलिस ऑफिसर जल्दी से आगे आई थी और मुझे देखते हुए बोली, सर
उसे अभी हमने हवालात के पीछे नहीं डाला है, जबकि पूछताछ कमरे में बिठा दिया गया है। आप हुक्म दीजिए तो मैं उसको यहाँ ले आती हूँ। मैंने इशारे से इनकार में सर हिला दिया था और उसे अपने साथ चलने का इशारा करके उस कमरे की तरफ बढ़ गया था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो औरत मुझे देखते ही गुस्से से खड़ी हो गई थी और मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहने लगी कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा इंस्पेक्टर। जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, इसका भुगतान तो तुम्हें भरना पड़ेगा। मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। मैंने अपने साथी लेडी पुलिस को इशारा किया था कि इसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दो, जबकि उस लेडी पुलिस ने मुझे हैरान होकर देखा था। मेरे हुक्म के मुताबिक उसने जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया था। वो फटी फटी नज़रों से हमें देखने लगी थी। मैं उसको देखते हुए बोला, अगर चाहती हो तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना हो तो बस मेरे सवालों का जवाब दे दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बाइज्जत यहाँ से रिहा कर दूंगा, बिना किसी बेल के, क्योंकि जिस बच्ची को तुम मार रही हो, जिसको तुम्हारी वजह से चोट आई है, वो मेरी सगी भांजी है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, तुम्हारे साथ वो होगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी बात सुनकर अब उसके चेहरे पर डर के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा तेज हो गए थे। वो लोग ही इस दर्द को समझ सकते हैं जिनका कोई करीबी अचानक से गायब हो जाता है तो उनके दिल पर क्या बीतती है। मैंने कहा, बताओ कि क्या बात है? तुमने मेरी भांजी को कहाँ से हासिल किया था? वो तुम्हारे घर नौकरानी बनकर कैसे आई और कब से तुम्हारे पास काम कर रही है? अगर झूठ बोलोगी तो मैं सच में तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मैंने उसको इस हद तक डरा दिया था कि अब मुझे यकीन था वो झूठ नहीं बोलेगी, और ऐसा ही हुआ था। वो मुझे देखते हुए बोली, वो लड़की मेरे पास पिछले 5 साल से काम कर रही है। 5 साल पहले मेरे घर में ही थी। मैंने उसे अनाथ आश्रम के मैनेजर से खरीदा था, किसी शारदा नाम की औरत से, और मैंने उस बच्ची के बदले उसे पूरे 10 लाख रुपए दिए थे। उसकी बात सुनकर तो मैं ऐसा हो गया था जैसे पत्थर हूँ। कुछ लम्हे मैं उसका चेहरा देखता रहा था और फिर अपनी जेब से मैंने मोबाइल निकालकर अपनी बहन की सास की फोटो निकाली थी और उसके सामने की थी। वो बोली कि हाँ हाँ, यही औरत थी। मैंने उससे आश्रम के बारे में पूछा था कि वो कौन सा आश्रम था, कैसा आश्रम था। वो बोली, मुझे ये नहीं पता, बस एक औरत मेरे घर आई थी और मुझसे पूछा कि क्या आपको नौकरानी की ज़रूरत है। मैंने जब कहा कि हाँ मुझे ज़रूरत है, तो वो कहने लगी कि हम एक अनाथ आश्रम से आए हैं, हम बच्चे देते हैं नौकरी के लिए, और आप इसको सारी ज़िंदगी अपने घर पर रख सकती हैं। इसकी शादी आपको ही करवानी पड़ेगी, अपने घर के काम आप इससे करवा सकती हो। मुझे ये डील बहुत ठीक लगी थी कि घर में रौनक हो ही जाएगी और काम करने के लिए एक लड़की भी मिल जाएगी। बस मैं गुस्से की तेज़ हूँ, इसलिए मेरा हाथ उस पर उठ जाता था। उस दिन भी मैं बस उस पर ज़रा सा ही गुस्सा कर रही थी कि उस बच्ची ने शोर मचा दिया और मोहल्ले के लोग घर में आ गए, वरना सब कुछ मामूल के मुताबिक चलता है। मैंने अपने साथ आई लेडी पुलिस ऑफिसर को हुक्म दिया कि इसके बारे में जांच पड़ताल करो, जो ये बोल रही है वो सच है या नहीं। और अब मैं अपनी बहन की सास के घर की तरफ बढ़ गया था। आज मैं अपनी बहन के पति और उसकी माँ से दो टूक अंदाज में बात कर लेना चाहता था, क्योंकि पहले भी मुझे अपनी बहन की सास पर शक हुआ था। वो मेरी भांजी को अपने साथ बाजार लेकर गई थी, ये कहकर कि रात के फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े खरीदने जा रही हूँ, तो पोती को अपने साथ ले जाती हूँ। उनके जाने के लगभग 1 घंटे बाद ही फ़ोन आया कि श्रिया कहीं खो गई है। श्रिया उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही है। मैं तभी बाजार पहुंचा था और मैंने बाजार का कोना कोना छान मारा था। मुझे मेरी भांजी कहीं नहीं मिल रही थी। मेरी बहन की सास बहुत बुरी तरह से रो रही थी, ऐसे जैसे उनके आंसू नकली हों, और मेरी बहन का पति न जाने क्यों मेरे साथ इस तरह परेशान नहीं था जैसे कि उसे होना चाहिए था। आखिरकार उसकी बेटी गुम गई थी। उसे तो दिन रात नींद भी नहीं आनी चाहिए थी, जैसे मेरी बहन को नहीं आ रही थी, जैसे मेरी बहन अपनी बेटी के गायब होने पर सूख कर कांटा हो गई थी। मैंने देखा था कि उसके पति में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया था। मुझे उन लोगों पर शक हुआ था, लेकिन मुझे कहीं भी कोई सबूत नहीं मिल सका था, इसलिए मैं खामोश रहा। एक दो बार मैंने कामिया से कहा भी था कि मुझे तुम्हारे पति पर शक है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी सास और पति आपस में मिले हुए हैं। वो लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी को किसी और ने किडनैप नहीं किया, बल्कि इन लोगों ने कोई खेल खेला है। बस यही सब कहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक साबित हुआ था। मेरी बहन शुरू से ही अपने ससुराल वालों पर बहुत भरोसा करती थी। वो अपने पति पर भी बहुत भरोसा करती थी। उसने मुझे डांट दिया और कहने लगी
कि आप कौन होते हो मेरे पति और सास के बारे में ऐसा कहने वाले। वो लोग तो खुद उसको ढूंढने में व्यस्त हैं। मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूँ और पुलिस वाले इसी तरह हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं, तभी तो इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं। तुम एक जज्बाती लड़की हो, इसलिए तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा। हम लोग अगर हर किसी के आंसू देखते रहें तो कभी मुजरिम का पता ही नहीं लगा सकेंगे। उस दिन के बाद से मेरी बहन के पति और उसकी सास ने उसके दिमाग में ये बात डालनी शुरू कर दी थी कि तुम्हारा भाई तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है। तुम्हें अपने भाई की बातों में नहीं आना है। ये पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, हर किसी पर शक करते हैं। वो लोग छोटी छोटी बातों पर मेरी बहन के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर रहे थे। तभी तो मेरी बहन उनकी बातों में आकर हमारे घर बहुत कम आया करती थी। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उन लोगों से आज बात करके ही रहूंगा। आखिर क्या माजरा है, मैं उनसे पूछ लेना चाहता था। मैं ये बात तो बहुत अच्छे से जानता था कि मेरी बहन अपनी बेटी के साथ मेरे घर पर मौजूद है, और सुप्रिया से मैंने कहा था कि ध्यान रखना, इसे अपनी बातों में उलझाए रखना, ये अपने पति को ये बात ना बताए कि श्रिया हमें मिल गई है। मेरी पत्नी इस काम में पूरी तरह से अपना सहयोग दे रही थी। उसने काम्या को अपनी बातों में उलझा रखा था, और ना तो वो उसे अपने घर से जाने दे रही थी और ना ही वो उसे किसी से फ़ोन पर बात करने दे रही थी। उसने उसे बहुत अच्छे से समझाया था कि तुम अपनी बेटी के साथ रहो, उसके साथ वक्त गुजारो, उसका ख्याल रखो। जब तक ये बात नहीं पता चल जाती कि इसको उस दलदल तक पहुंचाने वाला इंसान कौन था, तब तक आकाश सुकून से नहीं बैठने वाले। मेरी बहन वैसे भी अपनी बेटी को पाकर भावनाओं में खो गई थी। उसे लगता था जैसे उसे उसकी बेटी नहीं, बल्कि उसे उसका पूरा संसार मिल गया हो। मैं जल्दी से अपनी टीम को अलर्ट करके अपनी बहन के ससुराल पहुंच गया था। वहां पहुंचा तो घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। मैं बिना हिचकिचाए अंदर दाखिल हो गया। अभी मैं लाउंज में दाखिल हुआ ही था जब मेरी बहन के पति अनुराग की आवाज़ मेरी कान के पर्दे से टकराई थी। वो अपनी माँ से कह रहा था, माँ, आपके धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी सगी औलाद को बेच दिया था। अब आप चाहती हो कि मैं किसी और के बच्चे को टारगेट करूं? माँ, मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर हम फंस गए तो क्या होगा? ये तो अच्छा हुआ कि कामिया बहुत भोली बाली है। उसे हम जैसा समझाते हैं वो हमारी बातों में आसानी से आ जाती है। वो बेचारी तो अपने भाई तक को गलत साबित कर बैठी थी। आप नहीं जानती कि उसका भाई पुलिस वाला है, कुछ भी कर सकता है। अब मैं आपके साथ मिलकर ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मेरे साले का शक मुझ पर आ जाए। वो मुझे जेल में डाल देगा, फिर आप सारी ज़िंदगी मुझे जेल से बाहर नहीं निकाल सकोगी। अगर उसे पता चल गया कि श्रिया को उसकी अपनी ही दादी ने बेच दिया था, तो वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। तब उसकी माँ बोली, तू पागल हो गया है। तब उसकी माँ बोली कि तू पागल हो गया है क्या? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कौन बताएगा उस पुलिस वाले को कि तेरे दोस्त की बेटी गायब हो गई है? कल तेरा दोस्त आया था ना यहाँ, उसकी बेटी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। सुंदर बच्चियों के दाम ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तू अपनी पत्नी के साथ एक बच्चा और पैदा कर, और फिर उसके बाद जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम उसको भी बेच देंगे। ये भी एक तरह का धंधा है। अभी तो तू इनकार कर रहा है कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं पैसे लेकर आई थी तो सबसे ज़्यादा लालच तेरी आंखों में ही आया था। तू जानता है ना, 10 लाख रुपए में तेरी बेटी को बेचा था, तो मैंने तुझे पूरे 3 लाख रुपए दिए थे, और तू अपनी पत्नी का ध्यान बटाने के लिए उसे मनाली घुमाने ले गया था। अनुराग कहने लगा कि माँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। पैसों को देखकर मेरे मन में क्या, किसी के मन में भी लालच आसानी से आ जाएगा। लेकिन अब मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता माँ। मैं पहले ही अपनी बेटी को खोकर बहुत पछताता हूँ। न जाने वो किस हाल में होगी। और काम्या, वो तो दिन रात रोती रहती है। देखा नहीं, जिस दिन से उसकी बेटी गई है उसके चेहरे की तो जैसे मुस्कान ही चली गई। पूरे 5 साल हो गए, वो अभी तक बेटी की गुमशुदगी को भूली नहीं है। उसकी माँ बोली, अच्छा, अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमारी सारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें कैसे पूरी होंगी? तूने कहा था ना कि तुझे गाड़ी चाहिए, अब की बार तेरे लिए गाड़ी पक्की है। अभी इससे पहले वो लोग कुछ और कहते, मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतने घटिया लोग हैं, और मेरी भोली भाली बहन इन लोगों के साथ रह रही है। भले ही इनका व्यवहार मेरी बहन के साथ और गलत नहीं था, लेकिन इन लोगों का कोई भरोसा भी नहीं था। ये लोग जब मासूम बच्ची को बेच सकते हैं तो मेरी बहन के साथ भी वक्त आने पर कुछ गलत कर सकते हैं। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ था और बिना कुछ कहे ही उन लोगों के सामने आ गया। मुझे देखकर तो जैसे उनके चेहरे के पसीने छूट चुके थे।
अनुराग की आवाज़ बहकने लगी। भैया, आप यहाँ? मैं खामोश रहा। उसकी माँ बोली, अरे बेटा, तुम कब आए? तुमने तो हमें बताया भी नहीं। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि जी आंटी, मैं तो यहाँ काफ़ी देर पहले ही आ गया था। आप दोनों की बातें सुन रहा था। आप दोनों के बीच बड़ा ज़रूरी डिस्कशन चल रहा था। मैंने जल्दी से एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई, अंदर आ जाओ। मेरे पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ गए थे। मैंने उनको इशारा दिया कि इन दोनों को गाड़ी में बैठाओ और मेरे घर ले चलो। वो दोनों समझ चुके थे कि अब उनका क्या हाल होने वाला है। मेरी बहन की सास ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हो रहा है? बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? लेडी पुलिस ऑफिसर ने उसको बाजू से पकड़ लिया था और मैंने अनुराग का कॉलर पकड़ा और कहा कि चल, अब तेरी सच्चाई तो मेरी बहन के सामने ही खुलेगी। बहुत तुम लोगों ने उसके भोलेपन का फ़ायदा उठा लिया। वो दोनों माँ बेटा ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे थे। मैं गाड़ी में बिठाकर उनको अपने घर ले गया था। मैंने अनुराग को घर के अंदर घसीटते हुए अंदर दाखिल किया और अपनी बहन के कदमों में लाकर धक्का दे दिया। मेरी बहन ये सब देखकर चौंक गई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानना चाहती हो ना कि आखिर तुम्हारी बेटी को किसने गायब करवाया था और तुम्हारी बेटी के साथ क्या-क्या हुआ? तो पूछो अपने पति और अपनी सास से। तुम इन पर बहुत भरोसा करती थी ना? पूछो इन लोगों से कि इतने समय से तुम्हारी बेटी कहाँ थी? श्रेया इस समय कमरे में सो रही थी। सुप्रिया भी हैरान हो गई थी कि आखिर घर में क्या तमाशा लग गया है। सारे पुलिसकर्मी घर के अंदर मौजूद थे। मेरी बहन की सास कहने लगी, काम्या, बेटा देखो, तुम्हारा भाई हमारे साथ ये किस तरह पेश आ रहा है। ये पुलिस वाला होने का फ़ायदा उठा रहा है। देखो हमारे साथ किस तरह बदतमीज़ी हो रही है। मैंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि बस, अब खामोश हो जाओ। अब फालतू कोई बात नहीं चलेगी। अब तुम दोनों माँ बेटों को सिर्फ और सिर्फ सच बोलना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अनुराग मेरी बहन की तरफ देखकर कहने लगा, काम्या, अपने भाई को समझाओ। काम्या अभी भी खामोश थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मैंने लेडी पुलिस ऑफिसर को इशारा किया। उसने मेरी बहन की सास के गाल पर एक थप्पड़ मारा और बोली, अब बोल बुढ़िया, अभी भी सच बोलेगी या नहीं? मैंने कहा, बस इसके आगे हाथ मत उठाना। आंटी अभी भी अपनी बहू को सच बताना चाहती हो या अभी मैं अपनी पुलिस ऑफिसर को एक और इशारा दूं आपकी खातिरदारी करने का? वो बुरी तरह से घबरा गई और अपने गाल पर हाथ रखकर रोते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मैं सब कुछ सच बताती हूँ। उसने सबके सामने बताया कि कैसे उसने उस अमीर औरत के हाथों श्रेया को बेच दिया था और उसके बदले पैसे लिए थे और अभी भी वो लोग इस काम को और बढ़ाना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका पति सब कुछ जानता था और अपनी माँ के साथ मिला हुआ था। ये सुनकर तो जैसे काम्या के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उसने अपने पति को ध्यान से देखा और रोते हुए कहने लगी कि मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। अनुराग, आपने अपनी ही बेटी को बेच दिया। कि आपको इन 5 सालों में मेरा ख्याल नहीं आया? कि आपको इन 5 सालों में मेरी ममता पर तरस नहीं आया? आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए कितनी तरस रही थी? आपने ये नहीं सोचा कि आपने जिस बच्ची को अपनी माँ के साथ मिलकर बेचा, वो आपका अपना खून थी? अनुराग खामोश खड़ा हुआ था। वो बहुत ही शर्मिंदा था और अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वो सज़ा का हकदार था। मेरी बहन ने कहा कि भैया, मैं आपको हुक्म देती हूँ कि आप इन दोनों को छोड़ना नहीं। ऐसे लोग जो मासूम बच्चों का ख्याल नहीं करते, ऐसे लोग जो पैसे की खातिर किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इस संसार में रहने का कोई हक नहीं है। इन लोगों को तो सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। मैंने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया था और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई थी। मेरी बहन उस दिन बहुत रोई थी। शायद वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था जब वो सबसे ज़्यादा रोई थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आइंदा कभी नहीं रोएगी, क्योंकि पहले ही वो कई सालों से रो रही है। वो खुद भी ऐसे इंसान की सच्चाई सामने आने के बाद उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, जो अपनी ही बेटी को बेच सकता है। वो अपने पति को माफ़ नहीं करना चाहती थी और उसने ठान लिया था कि उसकी सास की भी उम्र का लिहाज ना किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। श्रेया कुछ दिनों तक तो काफ़ी डरी सहमी रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसने हमारे साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी बहन और बेटी मेरे साथ मेरे ही घर में रहेंगी। मेरी पत्नी को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो तो खुश हुई थी कि श्रेया वापस मिल गई थी। मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी बहन की शादी किसी दूसरी जगह करवा दूंगा, जहां पर वो खुश रहे, लेकिन मेरी बहन ने साफ इनकार कर दिया।
उसने कहा, भैया, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो इतना कर दो कि मेरे लिए कोई अलग घर खरीद कर मुझे दे दो, भले ही वो घर छोटा हो, जहाँ मैं अपनी बेटी को लेकर इज्जत से रह सकूं। मैं आपके घर भी नहीं रह सकती, आपने तो मेरी शादी कर दी थी। मैं नहीं चाहती कि आने वाले समय में मेरी भाभी मुझसे नफरत करे, मेरी औलाद को ना समझे, या फिर हम दोनों के बच्चों में कभी न कभी कोई फ़र्क हो। वैसे तो मेरी पत्नी ऐसी नहीं थी, लेकिन एक तरह से काम्या बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने उसे कहा था कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तुम ये नहीं सोचो कि तुम अकेली हो। मैं तुम्हारा सहारा था और हमेशा रहूँगा। मैंने काम्या के लिए एक घर खरीद लिया था, जो मेरे ही घर के करीब था। वो दोनों माँ-बेटी वहाँ पर शिफ्ट हो गई थीं और श्रेया की पढ़ाई का खर्चा भी मैंने अपने हाथों में ले लिया था। मेरी बहन पढ़ी-लिखी थी, उसने जॉब करना शुरू कर दिया था और उसने फैसला किया कि वो अब कभी शादी नहीं करेगी, बस अपनी बेटी की परवरिश और उसके प्यार में अपनी ज़िंदगी को समर्पण कर देगी। मैं आप लोगों को अपनी इस कहानी से सिर्फ़ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के दौर में अपने बच्चों को लेकर किसी पर भी भरोसा ना करें, ख़ासकर ऐसे लोगों पर तो हरगिज़ भी भरोसा ना करें, जो पहले ही संगीन हरकतें करते हों, चाहे वो आपके परिवार का कोई मेंबर हो, आपका दोस्त, पड़ोसी या फिर रिश्तेदार हो, किसी भी तरह का रिश्ता हो। अपने बच्चों को सलामत रखें, अपने बच्चों का ख़याल करना, उनकी देखभाल करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है, आपके किसी रिश्तेदार या आस-पड़ोसी की नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।